गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू द मिशन सक्सेस हैप्पी। फ्रेंड देखिए, बीएसएससी इंटर लेवल का जो एग्ज़ाम अभी आप लोग को होने वाला है, कुल पोस्ट यहाँ पे देखिए कि 12,199 है। इसके लिए जो एग्ज़ाम होने वाली है उसके लिए यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, आपको जीके और जीएस का यहाँ पे क्वेश्चन आप लोग को लाया गया है और 50 एमसीक्यू इसमें फ्रेंड्स, और बहुत ही महत्वपूर्ण इसमें क्वेश्चन को शामिल किया गया फ्रेंड्स, और सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न इसमें शामिल है। तो आप लोग इसको ज़रूर देखिए फ्रेंड्स, और अगर चैनल पर नए हैं तो एक बार लाइक और कॉमेंट और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। और टाइमिंग आपको देखिए यहाँ पे रखा गया है सुबह 6 बजे, यानी सुबह 6 बजे रखा गया है। और देखिए यहाँ पे मॉक टेस्ट यहाँ पे 3 नंबर का यह है, आप लोग को अपलोड किया जा रहा है फ्रेंड्स। इसके पहले 2 तक 1, 2 और यहाँ पे 2 सेट इसमें मॉक टेस्ट अपलोड कर दिया गया है, और नहीं देखें तो जा करके देख लीजिए, प्ले लिस्ट में आप लोग को वीडियो मिल जाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए यहाँ क्वेश्चन देखते हैं और पहला स्टार्ट करते हैं यहाँ पे कि शैवाल तथा कवक के मध्य सहजीवता कहलाती है। तो इसमें कौन हो जाएगा आंसर, आप लोग भी इसका जवाब दीजिएगा, ठीक है। चलिए इसमें देखिए आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन 3 वाला हो जाएगा, लाइकेन हो जाएगा। इसमें लाइकेन सही हो जाएगा आंसर। देखिए लाइकेन को सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था, सर्वप्रथम अगर सबसे लाइकेन शब्द दिए थे तो सबसे पहले किसने दिया था, तो देखिए किसने दिए थे, आपको यहाँ पर लिख देते हैं, ठीक है। थियोफ्रेटस सबसे पहले यह शब्द जो है लाइकेन का दिए थे। और देखिए पेड़ पर उगने वाले, पेड़ के छालों पर उगने वाले लाइकेन होते हैं, ठीक है। तो पेड़ के जो छाल पर उगते हैं उसे क्या कहते हैं, तो देखिए उसे क्या कहा जाता है, यहाँ पे हम लिख देते हैं आपको कोर्टिकोलस कहा जाता है, ठीक है। यहाँ पे आप लोग को सही से दिख नहीं रहा है, फिर से लिख देते हैं आपको कि पेड़ पर उगने वालों को क्या कहता है, तो कोर्टिकोल्स, ठीक है, कोर्टिकोल्स कहा जाता है। और एक होता है फ्रेंड्स जो चट्टान पर उगते हैं, ठीक है, खाली चट्टानों पर उगने वाले लाइकेन को क्या कहा जाता है, तो देखिए चट्टान पर जो उगता है उसे कहता है सेक्सी कोल्स, ठीक है, सेक्सी कोल्स कहा जाता है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा भी गया है एग्जाम में और पूछता भी है, तो आप लोग इसे याद कर लीजिएगा। चलिए आगे यहाँ पे देख लेते हैं 2 नंबर प्रश्न को। यहाँ पे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म में सुमेलित नहीं है। तो इसमें कौन सुमेलित नहीं है फ्रेंड्स, आप लोग इसको बताइएगा, ठीक है। तो देखिए इसमें कौन सुमेलित नहीं होगा, तो ऑप्शन जो 2 जो है यह सही सुमेलित नहीं है। पंपास यूरोप में नहीं होगा, यह अर्जेंटीना में है, ठीक है। कहाँ हो जाएगा, यह अर्जेंटीना में होता है पंपास। और आगे यहाँ पे देखा जाए तो जैसे सेलवास हो गया, तो सेलवास कहाँ हो जाएगा, यह जो है आपको सेलवास जो है दक्षिण अमेरिका में हो जाएगा और अमेजन बेसिन में होता है, ठीक है। यह दक्षिण अमेरिका में है और अमेजन बेसिन में होता है, ठीक है, अमेजन सेलवास, ठीक है। और वेल्स की बात किया जाए तो देखिए यह अफ्रीका में होता है, वेल्स जो है आपको अफ्रीका में, दक्षिणी अफ्रीका में होता है, ठीक है, दक्षिणी अफ्रीका में होता है। और यहाँ पे डांस जो है ऑस्ट्रेलिया में है। और देख लेते हैं जैसे पूछताछ एक होता है, थोड़ा सा इसको हटा लेते हैं फिर, ठीक है। और देखिए पूछताछ होता है, पूछा जाता भी है कि पूछताछ यह कहाँ पाया जाता है, तो यह हंगरी में पूछताछ जो है हंगरी में। और एक होता है कंपोज, ठीक है, कंपोज यह कहाँ पाया जाता है, तो देखिए यह जो है आपको ब्राज़ील में, ठीक है, ब्राज़ील में पाया जाता है पूछताछ। और एक पूछा जाता है आपको प्रेयरी, ठीक है, प्रेयरी यह कहाँ पाया जाता है, तो यह आपको उत्तरी अमेरिका में, यह जो है आपको उत्तरी अमेरिका में पाया जाता है। उत्तरी अमेरिका और कनाडा क्षेत्र में यह प्रेयरी पाया जाता है, घास का मैदान। तो देख लीजिए सभी आपको घास का मैदान है और विस्तृत क्षेत्र है, जहाँ जहाँ दिया गया है आप लोग को बता दें किस क्षेत्र में है। जैसे दक्षिण अमेरिका सभी जगहों पर यह पाया जाता है, जैसे कि वेल्स जो हो गया दक्षिण अफ्रीका तरफ में। तो ये सभी याद रखिएगा, आप लोग क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन है कि प्रकाशिकी तंत्र में प्रकाश का संचरण किस सिद्धांत के अनुसार होता है। तो देखिए किस सिद्धांत के अनुसार होता है, तो ऑप्शन यहाँ पे 2 सही हो जाएगा इसमें, कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो जाएगा, पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो जाएगा। चलिए आगे इसमें अगर देख लिया जाए कि इसका उदाहरण और कौन कौन हो सकता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन का उदाहरण अगर देखा जाए तो देखिए कांच में पड़ी दरार जो होता है, कांच में जो दरार पड़ा जाता है तो वह भी आपको पूर्ण आंतरिक परावर्तन ही होता है। हीरे का चमकना, क्या, तो हीरे का चमकना जो होता है वो भी पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। फिर आपको पेपर वेट में वायु के बुलबुले का चमकना, जो वायु का बुलबुला जो चमकता है वो भी। और रेगिस्तान में मरीचिका का बनना, रेगिस्तान जो होता है उसमें मरीचिका जो बन जाता है, मरीचिका, वह भी देखिए कि यही पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण ही बनता है। और ठंडे देशों में इसमें क्या होता है, ठंडों देशों में
उम्न मरीचिका बनता है, उम्न मरीचिका ठंडे देशों में, ठीक है। अपवर्तन के कारण क्या होता है, तो तारा जो है ना टिमटिमाता है, तो अपवर्तन के कारण ये दिखाई देता है टिमटिमाते हुए, ठीक फ्रेंड्स। चलिए आगे यहाँ पे देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कि भारत के संविधान का अनुच्छेद 157 किस से संबंधित है, किस से संबंधित हो जाएगा। तो देखिए किससे संबंधित है, तो यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, इसका आंसर आप लोग भी बताइए। चलिए देखिए यहाँ पे इसका आंसर सी हो जाएगा, ठीक है, कि राज्यपाल के रूप में नियुक्ति के लिए योग्यता से है, ठीक है। राज्यपाल के नियुक्ति के लिए योग्यता से संबंधित है 157 अनुच्छेद, ठीक है। और अगर देखा जाए यहाँ पे इसकी उम्र कितनी होती है राज्यपाल की, 35 वर्ष से कम नहीं होना चाहिए, ठीक है। 35 वर्ष से ऊपर ही उम्र होना चाहिए, न्यूनतम 35 वर्ष है। और अगर 155 अनुच्छेद में क्या होता है, देखिए 155 में अनुच्छेद में क्या है कि राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा 155 अनुच्छेद के तहत किया जाता है, ठीक है। और एक बात और जान लीजिए, ऐसे तो राज्यपाल एक राज्य के राज्यपाल होते थे, लेकिन 2 राज्यों का भी राज्यपाल होते हैं। लेकिन कैसे, कब से हुआ, तो देखिए 7वें हुआ था, 7वें संविधान संशोधन हुआ था। और 7वां संविधान संशोधन कब हुआ था, तो ये आपको 1956 में हुआ था। इस समय जब 56 में हुआ था तो एक व्यक्ति 2 या अधिक राज्यों का राज्यपाल भी नियुक्त किया जा सकता है। यही देखिए कि जो हुआ था आपको संविधान संशोधन 7वें और 1956 में, इसके तहत 1 से 2 तक में राज्यपाल नियुक्त होते हैं, 2 राज्यों तक में। चलिए आगे यहाँ पे देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए थोड़ा सा इसको छोटा कर लेते हैं। चलिए यहाँ पे देख लीजिए कि दक्षिणी गोलार्ध में समताप रेखा का काम टेढ़ी मेढ़ी काम जो है टेढ़ी मेढ़ी होने का प्रमुख कारण क्या है। तो क्या होता है इसका कारण, तो देखिए इसका प्रमुख कारण टेढ़ी मेढ़ा जो होता है गोलार्ध का समताप रेखा, तो इसका कारण होता है देखिए कि यहाँ पे ऑप्शन देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए ऑप्शन 3 सही हो जाएगा इसमें, ठीक है। देखिए कि विशाल महासागरीय विस्तार के कारण टेढ़ी मेढ़ी होता है, कहीं कहीं ज़्यादा गहराई होता है जिसके कारण, ठीक। चलिए आगे देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नेक्स्ट कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया जा सकता है। तो देखिए किसे नियुक्त किया जा सकता है, ठीक है। तो इसमें देख लीजिए कौन होगा, तो देखिए ऑप्शन 2 हो जाएगा, इसमें सही हो जाएगा कि न्यायाधीश भारत का सेवानिवृत्ति मुख्य न्यायाधीश होगा। माने भारत के न्यायाधीश वह बनेगा जो सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश होगा, वही बनेगा यहाँ पे मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष बनता है, ठीक है। और अगर मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष जो बनता है, यह तो बनता है मुख्य न्यायाधीश जो रिटायर होते हैं। और कितने यहाँ पे कब, देखिए 1993 में मानवाधिकार आयोग का गठन कब हुआ था, तो 1993 में इसका गठन किया गया था। चलिए आगे और देख लेते हैं कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग एक क्या है, तो यह जो है ना बहुसदस्यीय माने बहुसदस्यीय संस्था है। इसमें बने ज़्यादा सदस्य हैं, जैसे एक इसमें क्या होता है, तो एक इसमें अध्यक्ष होता है, ठीक है, एक अध्यक्ष होता है और इसमें 5 जो है सदस्य होते हैं, ठीक है। इसीलिए यह बहुसदस्य हो जाएगा, इसमें 1 अध्यक्ष और 5 सदस्य होते हैं। अगर यहाँ पे देखिए कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है, तो इसका नियुक्ति कौन करेगा, तो यहाँ देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में लिखा गया था राष्ट्रपति, ठीक है। राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है, प्रधानमंत्री के नेतृत्व में इसमें गठित होता है, 6 सदस्यीय समिति होता है और इसी के सिफारिश पर यहाँ पे इसका गठन किया जाता है। चलिए आगे देख लेते हैं। अगर इसका बात किया जाए कि कार्यकाल की बात किया जाए, तो कार्यकाल 3 वर्ष का होता है, ठीक है। कार्यकाल जो होता है 3 वर्ष का होता है, इसका कार्यकाल 3 वर्ष का अध्यक्ष का होता है। चलिए आगे यहाँ पे देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कि निम्न में से कौन सी प्रतिरोधकता की एक इकाई है। तो देखिए इसमें कौन हो जाएगा प्रतिरोधकता का इकाई इसमें, तो आप लोग ही इसका बताइएगा, ठीक है। तो देखिए इसमें कौन हो जाएगा, ऑप्शन ये हो जाएगा, देखिए ओम मीटर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ओम मीटर हो जाएगा। और देखिए किसी पदार्थ का प्रतिरोधकता पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है, उसकी विमाओं पर नहीं निर्भर करता है, ठीक है। और प्रतिरोध का मात्रक होता है, क्या होता है, तो प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है, ठीक है। प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है, सिंबल यह है ओम का, ठीक है। और अगर विद्युत क्षेत्र का ऐसा मात्रक अगर पूछा जाए, विद्युत क्षेत्र का ऐसा मात्रक, तो इसका क्या हो जाएगा, तो वोल्ट प्रति मीटर हो जाएगा, ठीक है, वोल्ट प्रति मीटर हो जाएगा। और चुंबकीय क्षेत्र का ऐसा मात्रक क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र का ऐसा मात्रक अगर पूछ लिया जाए तो होता है टेस्ला होता है, ठीक है, टेस्ला होता है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ देखिए कि राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। तो ये राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है फ्रेंड्स,
तो देखिए ऑप्शन 3 इसमें सही हो जाएगा, यानी 29 अगस्त को मनाया जाता है। 29 अगस्त इसमें राइट आंसर हो जाएगा। और यह क्यों मनाया जाता है और किसके जन्मदिन पर मनाया जाता है, तो देखिए 29 अगस्त 1905 को, ठीक है, 29 अगस्त 1905 को यहाँ मेजर ध्यानचंद जी का जन्म हुआ था। और जन्म कहाँ हुआ था, तो प्रयाग में हुआ था, ठीक है, प्रयागराज। प्रयागराज कहाँ, यूपी में, ठीक है, यूपी में इनका जन्म हुआ था 1905 में, ठीक है, 29 अगस्त 1950। इसीलिए यह खेल दिवस मनाया जाता है उन्हीं के जन्मदिन पर। और अगर यहाँ 25 सितंबर की बात किया गया है जो 2 नंबर में है, इसका किससे संबंध हो जाएगा, तो देखिए इसमें पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती मनाया जाता है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय का जयंती मनाया जाता है। और देखिए जो अभी मुगल सराय जो स्टेशन है वह पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्टेशन बना है, ठीक है फ्रेंड्स, वह न्यू में बना है। तो पहले नाम था क्या, मुगल सराय, अब बन गया है पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्टेशन, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको कि निम्न में से कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है। तो फ्रेंड्स बताइए आप लोग, इसमें सार्क का सदस्य नहीं है, तो सार्क का सदस्य कौन नहीं होगा इसमें, तो इसमें मॉरिशस जो है सार्क का सदस्य नहीं है। ऑप्शन 3 इसमें सही हो जाएगा आंसर, ठीक है। तो देखिए यह जो है आपको, अगर इसके बारे में बात किया जाए कि सार्क में कौन कौन सा देश सम्मिलित है और कितने देश इसमें शामिल अभी है, तो इसमें देखिए 8 देश शामिल है, ठीक है, 8 इसमें सदस्य हैं। और 8 देश में कौन कौन हो जाएंगे, तो लिख देते हैं आप फ्रेंड्स, शॉर्ट में लिखेंगे, ठीक है। बांग्लादेश हो जाएगा, फिर आपको भूटान हो जाएगा, भारत है, ठीक है, भारत, मालदीव हो जाएगा, ठीक है, मालदीव, फिर नेपाल हो जाएगा, नेपाल, पाकिस्तान हो जाएगा, फिर आपको इसमें कौन हो जाएगा, तो श्रीलंका हो जाएगा, फिर आपको अफगानिस्तान हो जाएगा, ठीक है, अफगानिस्तान हो जाएगा। यह क्वेश्चन जो आप लोग याद रखिएगा, इसमें 8 को कुल टोटल है। कौन कौन, तो पहले आप लोग को बताएं, बांग्लादेश, भूटान, भारत, मालदीव, नेपाल, फिर उसके बाद पाकिस्तान, उसके बाद आपको श्रीलंका, उसके बाद अफगानिस्तान। और यह जो अफगानिस्तान है यह 8वां बना है, यह लास्ट में जुड़ा है, ठीक है। और यह लास्ट में जुड़ा है कब, तो जब 14वां हो रहा था, 14वां सार्क सम्मेलन हो रहा था 2007 में, तो 2007 में इन्होंने जुड़ा है अफगानिस्तान, ठीक है। अगर यहाँ पे इसको हटा लेते हैं थोड़ा सा फ्रेंड्स, देखिए अगर सार्क के यहाँ पे देखा जाए कि सार्क की स्थापना कब हुआ था, तो देखिए सार्क की स्थापना 8 दिसंबर 1985 को हुआ था फ्रेंड्स, 8 दिसंबर 1985 को हुआ था। और कहाँ हुआ था, तो यह ढाका में हुआ था, ठीक है, यह ढाका में हुआ था सबसे पहले इसकी स्थापना। अगर पूछा जाए कि सार्क का मुख्यालय कहाँ है, तो सार्क का मुख्यालय कहाँ हो जाएगा, काठमांडू हो जाएगा फ्रेंड्स, काठमांडू हो जाएगा, ठीक है। काठमांडू कहाँ, तो नेपाल में, ठीक है, नेपाल, काठमांडू नेपाल में हो जाएगा। और सार्क का पूर्ण रूप क्या होता है, यानी इसका विस्तृत नाम क्या है, तो एशियाई, देखिए इसका नाम है दक्षिणी एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन, दक्षिणी एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन नाम है, ठीक है, शॉर्ट में बता दिए आप लोग, याद रखिएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। यहाँ देखिए हेलसिंकी की राजधानी है, तो देखिए आगे क्वेश्चन है कि हेलसिंकी की राजधानी कौन हो जाएगा, तो यहाँ पे बताइए फ्रेंड्स कि कौन हो जाएगा राजधानी इसमें, ठीक है। हेलसिंकी का फिनलैंड हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ऑप्शन 1 जो है आपको फिनलैंड इसकी राजधानी हो जाएगा। चलिए, और अगर यहाँ पे देख लिया जाए, इसमें और देख लीजिए, जैसे यहाँ पे आइसलैंड है, तो आइसलैंड की राजधानी कहाँ हो जाएगा, तो आइसलैंड की राजधानी हो जाएगा, देखिए लिख दे रहे हैं आपको, रिकजेविक हो जाएगा, ठीक है, रिकजेविक जो है आइसलैंड की राजधानी हो जाएगा। और यहाँ देखिए यहाँ पे लाटविया लिखा हुआ है, तो लाटविया हो जाएगा, यहाँ पे लाटविया, ठीक है। लाटविया की राजधानी कहाँ हो जाएगा फ्रेंड्स, तो लाटविया की राजधानी हो जाएगा रीगा हो जाएगा, ठीक है, लाटविया की रीगा हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन और देखते हैं यहाँ पे कि भारत में हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं, तो कौन माने जाते हैं भारत में, तो यहाँ पे देख लीजिए कि भारत में कौन माने जाते हैं, ऑप्शन 2 इसमें सही हो जाएगा, एम.एस. स्वामीनाथन को माना जाता है, एम.एस. स्वामीनाथन। और भारत में हरित क्रांति हुआ था कब शुरू, तो देखिए कब हुआ था, तो 1966 से लेकर के 67 के बीच में हरित क्रांति स्टार्ट हुआ था, ठीक है। और इसमें सबसे ज़्यादा अगर देखा जाए तो किस राज्य में सबसे ज़्यादा उपज हुई थी, तो सबसे ज़्यादा पंजाब में हुआ था, फिर आपको हरियाणा में हुआ था, ठीक है, पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में हुआ था। और सबसे ज़्यादा गेहूं हुआ था, ठीक है, गेहूं का उपज हुआ था इस समय में, ठीक है, हरित क्रांति जो हुआ था इस समय गेहूं का सबसे ज़्यादा उपज हुआ था। चलिए आगे अगर देख लीजिए इसमें और देखिए, जैसे अगर यहाँ पे देख लीजिए वर्गीज कुरियर जो हैं, तो वर्गीज कुरियर का संबंध किससे हो जाएगा,
यहाँ पे वर्गीज कुरियर का संबंध किससे हो जाएगा, तो इन्होंने दूध उत्पादन से संबंधित हैं, या यहाँ पे दूध उत्पादन के लिए यह विख्यात थे। चलिए आगे अगर देख लिया जाए इसमें कि हरित क्रांति का जनक अमेरिका के वैज्ञानिक नॉर्मन ए बोरलॉग को भी माना जाता है। ठीक है, जो अमेरिका के थे नॉर्मन ए बोरलॉग, वह हरित क्रांति का जनक माने जाते हैं। लेकिन भारत में माना जाता है तो भारत में एम एस स्वामीनाथन को माना जाता है। चलिए आगे यहाँ पे देख लेते हैं आगे कि तंजौर का राजराजेश्वर मंदिर किसने बनवाया था। तो देखिए तंजौर का यह राजराजेश्वर मंदिर है किसके द्वारा बनाया गया था, तो किसके द्वारा, तो यहाँ पे देखिए किसके द्वारा बनाया गया था, आप लोग भी जवाब दीजिएगा। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन 1 सही हो जाएगा, राजराज प्रथम के द्वारा बनाया गया था, राज प्रथम के द्वारा बनाया गया था। ठीक है, और इसे बृहदेश्वर भी मंदिर कहा जाता है। ठीक है, यहाँ पे बृहदीश्वर मंदिर भी इसको कहा जाता है, यहाँ पे राजराजेश्वर मंदिर को। चलिए आगे देख लेते हैं इसी में, और इसमें यह मंदिर जो है इसमें किस भगवान का मूर्ति है या किस भगवान को समर्पित है, तो यह भगवान शिव है। ठीक है, भगवान शिव जी हैं इसमें। ठीक है, चलिए आगे देख लीजिए, अगर राजेंद्र चोल की बात किया जाए तो राजेंद्र प्रथम यहाँ पे लिखा हुआ है, तो राजेंद्र चोल यहाँ है। ठीक है, राजेंद्र चोल की बात किया जाए, ठीक है, तो राजेंद्र चोल के बारे में अगर देख लीजिए तो गंगई कोड चोलपुरम के मंदिर का निर्माण इन्हीं के द्वारा किया गया था। राजराज प्रथम के पुत्र थे राजेंद्र चोल। ठीक है, राजेंद्र चोल थे, चोल यह किनके पुत्र थे, तो यहाँ पे राजराज प्रथम का पुत्र राजेंद्र चोल थे। इन्होंने गंगई कोड चोलपुरम की भी स्थापना किए थे और मंदिर भी बनाए थे। चलिए आगे देख लेते हैं, यहाँ पे देखिए कि संगोली की संधि नेपाल यानी कब संपन्न हुआ था, तो संगोली की संधि कब संपन्न हुआ था, तो देखिए यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन 2 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 1816 में संपन्न हुआ था। और देखिए मैंने संपन्न में समापन हुआ था, तो यह शुरू कब हुआ था और किसके बीच यह संगोली की जो संधि हुई, यह किसके बीच युद्ध हुआ था कि इसका समापन 16 में हुआ था। तो देखिए यह हुआ था आंग्ल प्लस इसमें नेपाल हुआ था। ठीक है, नेपाल, आंग्ल नेपाल युद्ध हुआ था, और यह युद्ध हुआ था कब से कब, तो देखिए 1814 से लेकर के 1816 के बीच में हुआ था, और यही 1816 में जा कर के संगोली की संधि हुई थी। संगोली की संधि जा कर के हुआ था यही 1816 ईस्वी में। ठीक है, अगर इसमें इसका नेतृत्व कौन नेपाल की तरफ से कर रहे थे, तो देखिए इसमें नेतृत्व कर रहे थे अमर, देखिए लिख देने फ्रेंड्स, अमर बहादुर थापा थे। ठीक है, यह बात याद रखिए, कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है, अमर बहादुर थापा और मेजर जनरल ऑक्टर लोनी। देखिए ऑक्टर लिख देना फ्रेंड, ऑक्टर लोनी जो थे यह थे अंग्रेज, यह अंग्रेज की तरफ से, और इधर देखिए अमर यहाँ पे थापा जो थे यह लड़ रहे थे, अमर बहादुर थापा नेपाल की तरफ से। चलिए आगे देख लेते हैं, यहाँ पे देखिए सुभाष बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2022 के विजेता कौन है, तो फ्रेंड्स बताइए आप लोग इसका विजेता कौन हो जाएंगे, तो इसका देखिए ऑप्शन 4 सही हो जाएगा, इसका ऑप्शन जो है 4 सही हो जाएगा, विनोद शर्मा हो जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं, और यहाँ पे देखते हैं कि भाषा सम्मान पुरस्कार दिया जाता है, तो फ्रेंड्स यह देख लीजिए कि किस में हो जाएगा, तो ऑप्शन आपको 3 हो जाएगा, साहित्य अकादमी द्वारा दिया जाता है, साहित्य अकादमी के द्वारा दिया जाता है। अगर इसमें साहित्य अकादमी कब से प्रारंभ किया गया था, इसे साहित्य अकादमी के रूप में कब से पुरस्कार दिया जाने लगा, तो देखिए यह आपको 1996 हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, 1996 से। अगर साहित्य अकादमी पुरस्कार की बात किया जाए, साहित्य अकादमी पुरस्कार की स्थापना कब हुआ था, यह देने लगा इस समय से। ठीक है, लेकिन साहित्य अकादमी पुरस्कार की यहाँ पे स्थापना हुआ था 1955 में, सॉरी साहित्य अकादमी पुरस्कार 1954 में हुआ था। ठीक है, 1954 में हुआ था, 1954 में। चलिए आगे देख लेते हैं, और यह जो है ना आपको अनुसूची 8 के 22 भाषाओं में से है, उसी में से दिया जाता है। और यहाँ पे देखते हैं कि भगत सिंह का जन्म कहाँ हुआ था, तो आप लोग फ्रेंड्स बताइए कि कहाँ हुआ था, तो देखिए बंगा गांव हो जाएगा, ऑप्शन ये हो जाएगा आपको 1 बंगा गांव। और यह बंगा गांव है कहाँ, तो अभी यह पाकिस्तान में है। ठीक है, यह पाकिस्तान में बंगा गांव था, और वहाँ पे इनकी जन्म हुई थी। और जन्म कब हुआ था, तो देखिए 27 सितंबर 1907 में हुआ था इनकी जन्म। ठीक है, चलिए आगे अगर इनके बारे में और जानकारी ले,
तो देख लेते हैं कि क्या इसमें हो जाएगा आपको कि 1926 में इन्होंने क्या स्थापना किए थे, तो नौजवान सभा, नौजवान भारत सभा, ठीक है, भारत सभा, नौजवान भारत सभा 1926 में इन्होंने स्थापित किए थे, ठीक है। और इन्होंने सैंडर्स, एक और इसको हटा कर लिख देते हैं, ठीक है, देख लीजिए यहाँ पे कि सैंडर्स की हत्या इन्होंने कब किए थे, तो देखिए हत्या सैंडर्स को किया गया था तो यह 1928 में, ठीक है। और इसमें शामिल कौन कौन थे, तो भगत सिंह थे, ठीक है, भगत सिंह, उसके बाद हो जाएंगे सुखदेव हो जाएंगे, और एक राजगुरु थे, ठीक है, राजगुरु, ये तीनों व्यक्ति सम्मिलित थे, ठीक है। और इनको फांसी कब दिया गया था, तो फांसी दिया गया था 23 मार्च, ठीक है, 23 मार्च 1931 को इनकी फांसी दे दी गई थी। और फांसी किस लिए दिया गया था, तो लाहौर षड्यंत्र केस में, जो लाहौर षड्यंत्र केस 1929 हुआ था, इसी के लिए इनको फांसी दिया गया था 23 मार्च 1931 में। चलिए, और अगर इनको बारे में जान लिया जाए भगत सिंह के बारे में, तो इन्होंने कहा था कि मैं नास्तिक क्यों हूँ, इनके द्वारा कहा गया शब्द था, आलोचना किए कहे थे ये कह करके। और फिर मोहम्मद इकबाल ने अपने पुस्तक बंग ए दर्रा में पहली बार इनकलाब शब्द का प्रयोग किया गया था, और भगत सिंह के द्वारा दिया गया नारा इनकलाब जिंदाबाद है। चलिए आगे यहाँ पे देखते हैं कि जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे। तो देखिए फ्रेंड्स, इसमें 23वें तीर्थंकर की बात की गई है, तो 23वें तीर्थंकर कौन हो जाएंगे, तपाश्वरनाथ हो जाएंगे, ऑप्शन 2 इसमें सही हो जाएगा। यह स्वामी, देखिए महावीर स्वामी जो हो जाएंगे, यह 24वें थे, ठीक है। और यह ऋषभ देव थे, जो यह प्रथम थे, ठीक है, प्रथम थे, यह जैन धर्म के संस्थापक यही थे, ऋषभ देव। चलिए आगे यहाँ पे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपको कि राष्ट्रीय बीज निगम की स्थापना कब हुई थी। तो कब हुई थी फ्रेंड्स, आप लोग इसका जवाब दीजिए। तो देखिए इसका हो जाएगा ऑप्शन 3 हो जाएगा, ठीक है, 1963 हो जाएगा, 1963 में हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए कि विभवांतर की माप किस यंत्र द्वारा किए जाते हैं। तो विभवांतर की माप किस यंत्र द्वारा किया जाता है, तो वोल्ट मीटर के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा, वोल्ट मीटर के द्वारा किया जाता है। आमीटर से क्या किया जाता है, तो आमीटर से देखिए इसमें कि विद्युत धारा को मापा जाता है, ठीक है, विद्युत धारा, ठीक है, विद्युत धारा को यहाँ पे मापा जाता है। और गैल्वेनोमीटर जो है, गैल्वेनोमीटर के द्वारा धारा का माप किया जाता है, अत्यंत सूक्ष्म, इसके द्वारा जो है गैल्वेनोमीटर, इसके द्वारा अत्यंत सूक्ष्म विद्युत धारा का माप किया जाता है। चलिए आगे देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए लैक्टिक अम्ल कौन से साम्यावस्था प्रदर्शित करता है। तो कौन हो जाएगा यहाँ पे देखिए इसका, तो इसका आंसर कौन हो जाएगा फ्रेंड्स, इसका आंसर सी हो जाएगा। देखिए यहाँ प्रकाशिकीय साम्यावस्था हो जाएगा, ऑप्शन सी यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं फ्रेंड्स, आप लोग भी इसका आंसर देने का कोशिश कीजिएगा। चलिए आगे देखते हैं कि राजा जी राष्ट्रीय पार्क एक प्राकृतिक का आवास है। तो देखिए इस किसका हो जाएगा आवास, यहाँ पे प्राकृतिक, किस प्राकृतिक आवास हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, एशियाई हाथी का हो जाएगा। यहाँ क्या हो जाएगा, एशियाई हाथी का प्राकृतिक आवास है। और देखिए हाथी परियोजना का प्रारंभ कब किया गया था, तो हाथी परियोजना का प्रारंभ हुआ था आपको 1992 में हुआ था। और 1992 में झारखंड के सिंहभूम जिले से किया गया था, हाथी परियोजना का आरंभ किया गया था, ठीक। अगर गहीरमाथा समुद्री वन्य जीव अभयारण्य कहाँ हो जाएगा, तो उड़ीसा में हो जाएगा। और गहीरमाथा में कछुआ के लिए प्रसिद्ध हो जाएगा, ठीक है। और भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन हो जाएगा, भारत का प्रथम कौन हो जाएगा, तो जिम कॉर्बेट हो जाएगा, ठीक है, जिम कॉर्बेट हो जाएगा फ्रेंड्स, याद रखिएगा इस सभी बातों को। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे देखिए कौन सा शब्द अन्य से संबंध नहीं रखता है। तो यहाँ पे देख लेते हैं इसमें कौन सा शब्द जो है अन्य से संबंध नहीं रखता है। तो यहाँ पे देखिए कौन हो जाएगा, इसमें देखते हैं तो ऑप्शन डी इसमें हो जाएगा, अमाशय हो जाएगा, ठीक है, अमाशय अन्य सभी से भिन्न है, क्योंकि अमाशय जो है पाचन तंत्र का एक अभिन्न अंग है, जबकि महाधमनी, हृदय और आपको यकृत जो है, ये तीनों, ये सभी जो है क्या है, ये सब पाचन तंत्र का अंग नहीं है। चलिए आगे यहाँ पे देखते हैं। देखिए कि प्रथम आंग्ल वर्मा युद्ध की शुरुआत के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था। तो यहाँ पे फ्रेंड्स बताइए कि इसका कौन हो जाएगा आंसर, तो इसका आंसर आपको एक हो जाएगा यहाँ पे कि लॉर्ड एमहर्स्ट हो जाएगा, लॉर्ड एमहर्स्ट। अगर लॉर्ड एमहर्स्ट की शासनकाल की बात की जाए कि कब से कब तक था, तो देखिए 1823 से लेकर के यह 1828 तक इसका शासनकाल था। और अगर यहीं कर्नवालिस की बात किया जाए, कर्नवालिस की, तो इसकी शासनकाल कब से कब था,
तो कॉर्नवालिस का कब से कब था, तो देखिए यहाँ पे हो जाएगा आपको कि 1786 से लेकर के 93 तक हो जाएगा, ठीक है। और एक ऐसे यहाँ पे गवर्नर थे कि जिनकी मृत्यु गाजीपुर में हुई थी और गाजीपुर में भी दफनाया गया है। भारत में स्मारक अगर पूछा जाए तो गाजीपुर में भारत में स्मारक हो जाएगा, तो लॉर्ड कॉर्नवालिस, यहाँ पे लॉर्ड कॉर्नवालिस का ही यहाँ पे इसकी समाधि है गाजीपुर में। अगर डलहौजी की यहाँ पे बात किया जाए तो डलहौजी का शासनकाल कब से कब तक था, तो यहाँ देखिए 1848 से लेकर के 56 तक था, ठीक है। और हड़प नीति इन्होंने ही लगाया था, लॉर्ड डलहौजी के द्वारा हड़प नीति लागू किया गया था और इसके तहत कई राज्यों को हड़प लिया गया था और ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया गया था। चलिए आगे यहाँ पे देखते हैं, थोड़ा इसको छोटा कर लेते हैं। चलिए यहाँ पे देखते हैं कि कैल्शियम कार्बाइड में 2 कार्बन परमाणुओं के बीच कितने प्रकार के बंध होते हैं, तो इसमें कितने प्रकार के बंध हो जाएंगे, तो इसका आंसर देखते हैं। जो है आपका इसमें बी हो जाएगा, यानी 2 हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। यानी 1 सिग्मा होता है और 2 पाई होता है, 1 सिग्मा बंध और 2 पाई बंध होता है इसमें। चलिए आगे यहाँ पे देखिए कि देखिए मिशन इंद्रधनुष का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो देखिए मिशन इंद्रधनुष का मुख्य उद्देश्य क्या हो जाएगा, तो इसमें ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी सभी बच्चों और गर्भवती महिलाओं का टीकाकरण से संबंधित यह आपका यहाँ पे मिशन इंद्रधनुष यह जो चलाया गया था, यह सभी महिलाओं एवं बच्चों से संबंधित टीकाकरण से है, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है, तो इसका नियुक्ति कौन करता है, तो देखिए ऑप्शन 1 हो जाएगा, राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्ति किया जाता है, राष्ट्रपति के द्वारा इनका नियुक्ति किया जाता है। संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद लेकर के 200 से 214 से लेकर के 231 तक में उच्च न्यायालयों के गठन, स्वतंत्रता, न्यायिक क्षेत्र, शक्तियाँ, प्रक्रिया आदि का वर्णन किया गया है। चलिए आगे देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ देखिए क्वेश्चन को कि भारतीय संविधान में किस संशोधन के द्वारा न्यायाधिकरण जोड़े गए हैं, तो देखिए किस संविधान के तहत न्यायाधिकरण को जोड़ा गया है, तो इसका आंसर कौन हो जाएगा, ए हो जाएगा, यानी 42वां हो जाएगा, ठीक है, 42वां संविधान संशोधन हो जाएगा। और देखिए न्यायाधिकरण इसको क्या कहता है, इंग्लिश की अगर बात किया जाए तो देखिए इसको ट्रिब्यूनल, ठीक है, ट्रिब्यूनल हो जाएगा। चलिए और आगे इसके बारे में देख लेते हैं। 42वें संविधान संशोधन में क्या क्या जोड़ा गया था, तो 42वां संविधान संशोधन पहले हुआ था कब, तो यह हुआ था 1976 में, यह हुआ था 1976 में। और इसको देखिए लघु संविधान कहता है, लघु संविधान कहता है, इस तरह से नहीं लिखाएगा, देखिए लघु संविधान कहता है, ठीक है, लघु संविधान कहा जाता है, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए आगे देख लेते हैं। और 42वें संविधान के जैसे प्रस्तावना में भी इसका संशोधन किया गया था और उसमें क्या क्या जोड़ा गया था, तो धर्मनिरपेक्ष को जोड़ा गया था, धर्मनिरपेक्ष को जोड़ा गया था, समाजवादी को जोड़ा गया था और अखंडता को जोड़ा गया था 42वां संविधान संशोधन में ही। चलिए आगे यहाँ पे देख लेते हैं कि प्रकाशग्राही कोशिकाएं शलाका तथा शंकु उपस्थित होती है, तो इसमें देखिए कौन हो जाएगा आंसर, तो इसको में आंसर हो जाएगा आपको सी हो जाएगा, देखिए रेटिना में हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इसका आंसर रेटिना हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे देखिए भारत में संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित शंकाओं और विवादों के निर्धारण से संबंधित है, तो इसमें कौन हो जाएगा फ्रेंड्स, तो इसका आंसर आपको देखिए यहाँ पे हो जाएगा आपको अनुच्छेद 71 हो जाएगा, यानी ऑप्शन 2 सही हो जाएगा, इसमें ऑप्शन 2 सही हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। और ये 61 जो है यह महाभियोग से संबंधित है, राष्ट्रपति पर महाभियोग लाया जाता है 61 के तहत। चलिए नेक्स्ट यहाँ देखते हैं। देखिए कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना किस वर्ष प्रारंभ की गई थी, तो यह किस वर्ष प्रारंभ की गई थी, तो यह वर्ष 2015 में किया गया था फ्रेंड्स, 2015 में प्रारंभ किया गया था और नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया था। और डेट की बात किया जाए तो 22 जनवरी था, ठीक है, 22 जनवरी को प्रारंभ किया गया था यह। चलिए आगे देख लेते हैं। यहाँ ऑप्शन इसका देखिए 4 में है। चलिए यहाँ पे आगे देखते हैं कि किस अवधि को योजना अवकाश कहा जाता है, तो किस अवधि को योजना अवकाश कहा गया है, तो ऑप्शन 2 हो जाएगा, देखिए 1966 से लेकर के 69 तक को अवधि को योजना अवकाश कहा गया है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ देखिए कि अनुच्छेद 39A प्रावधान करता है, तो 39A किसका प्रावधान करता है,
तो यहाँ पे हो जाएगा आपको, देखिए 2 हो जाएगा कि समान न्याय तथा निःशुल्क विधिक सहायता का करता है यहाँ पे। और यह सभी जो है अनुच्छेद जो है ये आपको नीति निर्देशक तत्व का है, ठीक है। नीति निर्देशक तत्व का यह सभी जितना भी अनुच्छेद है। और नीति निर्देशक तत्व कितने से कितने तक हैं, तो यहाँ पे देखिए कि 36 से लेकर के 51 तक है, ठीक है। यह जो है आपको अनुच्छेद नीति निर्देशक तत्व के तहत आते हैं। और ग्राम पंचायत की बात किया जाए तो यहाँ 40 अनुच्छेद 40 में है। और इससे यहाँ पे देखिए समान, यहाँ पे देखिए कि नागरिकों के लिए सामान्य नागरिक संहिता, तो यह आपको 44 अनुच्छेद में हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ देखते हैं कि बिंबिसार किस राजवंश का शासक था। तो बिंबिसार किस वंश का हो जाएगा, तो यहाँ देखिए कि ऑप्शन आपको यहाँ पे 4 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 4 हो जाएगा फ्रेंड्स, आपको हर्यक वंश हो जाएगा। किससे, हर्यक वंश से हो जाएगा, इसकी हर्यक वंश का यह शासक था। चलिए और इसको देखिए पितृहंता वंश भी कहा जाता है, ठीक है। पितृहंता वंश, क्योंकि अजातशत्रु ने बिंबिसार को हत्या कर दिया था और उदयन जो था, उदयन यहाँ पे अजातशत्रु की हत्या कर दी, इसलिए सभी अपने पिता को हत्या कर रहा था शासन के लोभ में, तो इसीलिए इसे पितृहंता वंश भी कहा गया है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चलिए यहाँ क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड्स कि निम्नलिखित प्रदेशों में से किस में मुख्यतः शीत ऋतु में वर्षा होती है। तो शीत ऋतु में वर्षा देखिए यहाँ पे भूमध्य सागरीय प्रदेश में हो जाएगा, ऑप्शन 1 सही हो जाएगा आपको। देखिए भूमध्य सागरीय प्रदेश में औसत वार्षिक जो वर्ष होता है, वार्षिक वर्ष यहाँ पे देखिए 35 से लेकर के 90 सेंटीमीटर तक ही वर्षा होती है। चलिए आगे देख लेते हैं। और फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे 50 क्वेश्चन आप लोगों को यहाँ पे समाप्त हुआ। और फ्रेंड्स आप लोग लाइक ज़रूर कीजिए, लाइक नहीं कर रहे हैं फ्रेंड्स। और देखिए वीडियो कुछ इस समय अभी नहीं चल पा रहा है, तो हम थोड़ा डिमोटिवेट हो गए हैं और वीडियो बनाने का अब तो इच्छा नहीं कर रहा है फ्रेंड्स। लेकिन आप लोग अगर कंटिन्यूटी बनाए रखते हैं तो वीडियो लगातार आप लोग को मिलते रहेगा। और यहाँ पे देखिए 6 यानी सुबह 6 बजे आप लोग को यह वीडियो अपलोड किया जा रहा है फ्रेंड्स। तो आप लोग हमेशा वीडियो को देखिए और लाइक और कमेंट जरूर कीजिए। आप लोग को अच्छा लगे तो कमेंट जरूर कीजिए फ्रेंड्स। देखिए मेहनत लग करके ही आप लोग के लिए यहाँ पे हम वीडियो ला रहे हैं फ्रेंड्स। और यह देखिए बिहार पुलिस में भी फ्रेंड्स, बिहार पुलिस और आपको यहाँ पे BSSC और आपको दरोगा तक में यह प्रश्नों को पूछा जा सकता है। तो आप लोग इसको एक बार ज़रूर देखिए और अच्छे से देखिए और लाइक और शेयर कॉमेंट ज़रूर कीजिएगा फ्रेंड्स।